हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं नीलकंठ आईटी बांधनवाड़ से एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं और ट्रांसफार्मर का यूज हम कहाँ पर करते हैं और ट्रांसफार्मर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। और ट्रांसफार्मर के नाम क्या है, ट्रांसफार्मर कितना तरह का होता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना होगा, तभी आपको जानकारी समझ में आ पाएगी। मैं हूं नीलकंठ आईटी बांधनवाड़ से राजू। एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, इसी तरह की नई जानकारी आपको अपने मोबाइल फोन पे मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में। यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, जो पतले पतले पत्तियों से बनकर एक ट्रांसफार्मर की कोर को तैयार किया जाता है। दोस्तों, जो पतली पतली पत्तियां होती है वो जो नर्म लोहे तथा सिलिकॉन की बनी होती, जो आप देख सकते हो पतली पतली पत्तियों को क्या करते हैं, एक साथ जोड़कर एक मोटी कोर बना लिया जाता है। ठीक है, वो पतली पतली पत्तियां होती है जो कि सिलिकॉन, स्टील तथा नर्म लोहे की बनाई जाती है। यदि आपसे क्वेश्चन में आ जाता है कि जो कोर बनाने की जो पत्तियां इस्तेमाल की जाती है वो किस धातु से बनी होती है, आप कह सकते हो कि जो सिलिकॉन था नरम लोहे की बनी होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पतली पतली जो पत्तियां होती है उनको एक साथ जोड़कर एक मोटा रूप ले लिया जाता है। ठीक है, जो हमारा कोर आप देख पा रहे हैं, ये कोर है जो कि पतली पतली पत्तियों से बनकर एक मोटा रूप ले लिया जाता है, जैसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, कोर किससे बनता है, सिलिकॉन तथा नरम लोहे की धातु से बनता है। ठीक है, कोर। अब ये कहा जाता है कि क्या इनको जब जोड़ा जाता है, जी किस तरह जोड़ा जाता है, इनको कोर को किस तरह से जोड़ा जाता है। दोस्तों, कोर को पतली पतली पत्तियों के ऊपर वार्निश कर दिया, वार्निश का लेप लगा दिया जाता है। वार्निश का लेप लगाकर एक के ऊपर रखकर ये कोर बना ली जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये दोनों के बीच गैप होता या नहीं होता है। जब दो पत्तियां आपस में हम अटैच करते हैं, दोनों के बीच गैप होता या नहीं होता। दोस्तों, दोनों पत्तियों को जब हम जोड़ते हैं, बड़ी कोर बनाते हैं, तो उसके बीच कतई भी गैप नहीं होता। अगर उसके अंदर जरा सा गैप हुआ तो ईडी लॉस उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं रखा जाता है। इसके अंदर गैप नहीं होने के लिए हम वार्निश का लेप कर, दोनों के बीच में वार्निश का लेप लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया कोर। कोर आपको पता है जी, ELTU इस तरह से ये आकृति में बनी होती है, जो कि एक ट्रांसफार्मर के कोर को बनाया जाता है। ठीक है, कोर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। अब हम बात करते हैं इसके बाद में ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में, अन्य पार्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे पार्ट्स के बारे में। दोस्तों, आपको पता है जो कोर हमारा होती है, कोर के ऊपर रिवाइंडिंग की जाती है, यानी कोर के ऊपर क्या की जाती है, रिवाइंडिंग की जाती है। दोस्तों, रिवाइंडिंग कितने तरह, ट्रांसफार्मर के अंदर रिवाइंडिंग दो तरह की होती है, एक होती है प्राथमिक, एक होती है द्वितीय। आप देखिए, एक प्राथमिक होती है और एक है द्वितीय होती है। यानी प्राथमिक और द्वितीय, यानी प्राइमरी रिवाइंडिंग और सेकेंडरी रिवाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में दो तरह की रिवाइंडिंग होती है, प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय क्या होती है, किस तरह से उसकी रिवाइंडिंग की जाती है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, जो हमारी प्राथमिक रिवाइंडिंग होती है वो कोर के ऊपर रिवाइंडिंग की जाती है। ठीक, कोर के ऊपर रिवाइंडिंग की जाती है। ठीक है, और उसके ऊपर एक इंसुलेशन पेपर लगा लिया जाता है, फिर उस इंसुलेशन पेपर के ऊपर वापस से सेकेंडरी रिवाइंडिंग कर दी जाती है। इंसुलेशन पेपर का जो कार्य होता है वो होता है कि प्राथमिक और द्वितीय रिवाइंडिंग के बीच में एक ए चालक का कार्य करता है। ठीक है, ए चालक का कार्य यानी दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं होने देता है, यानी दोनों को अलग अलग रखने का कार्य है जो इंसुलेशन पेपर करता है। प्राथमिक और द्वितीय रिवाइंडिंग के मध्य यानी बीच में एक इंसुलेशन पेपर लगा दिया जाता है, जिससे कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, दोनों के बीच कोई भी संबंधन, कोई भी कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, रिवाइंडिंग आपको पता चल चुकी। अब हम जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर के अन्य पार्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। जानते हैं कि अगले पार्ट्स के बारे में। दोस्तों, आप ये देख सकते हो, यहाँ पर मेन टैंक है। क्या है, मेन टैंक है। ठीक है, मेन टैंक आपको पता है अंदर से खाली होता है। क्या होता है, अंदर से खाली होता है। ठीक है, मेन टैंक जो आयताकार का होता है, अंदर से खाली जो लोहे का बना होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये खाली होता है। इसके अंदर आप ये देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारे
जो हमारे कोर होती है, कोर के ऊपर रिवाइंडिंग की जाती है, ठीक है, कोर के ऊपर रिवाइंडिंग की जाती है, उसको क्या क्या करते हैं, उसको उठा के इस टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। कहाँ डाल दिया जाता है? टैंक के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी उसमें जगह बचती है, जो भी उसमें गैप, जो भी जगह बचती है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि इसमें किसी तरह की कोई भी जगह नहीं रहे, ठीक है। ये आयताकार होता है, खाली होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि रिवाइंडिंग हो रखी है उसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद उसमें मोबिल ऑयल भर दिया जाता है, ठीक, जिससे कि इसमें किसी तरह का जगह नहीं रहे, और जो ऑयल डाला जाता है वो कि ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का कार्य करता है, ठीक है। अब आप मेन ऑयल आपको पता लगा, मेन टैंक क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। इसके बाद जो ट्रांसफार्मर का जो होलिया होता है, ट्रांसफार्मर जो बनावट होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है। जो आपने 3 फेज ट्रांसफार्मर देखे होंगे बड़े बड़े, जहां 33 किलोवाट आती है, उसके बाद उसको 11 केवीए में कन्वर्ट करते हैं। जहां आप ट्रांसफार्मर देखे होते 3 फेज ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, जो इस तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं जी, ठीक है। और यदि हम सिंगल फेज किया तो सिंगल फेज आपको इस टाइप के मिलते हैं, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इस टाइप में होते हैं और 3 फेज ट्रांसफार्मर आपको इस टाइप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अब ये जो टैंक होता है, टैंक के अंदर जो हम ऑयल डालते हैं वो कहाँ से डालते हैं, ऑयल डालते हैं वो कहाँ से डालते हैं, क्या इसके अंदर डालते हैं या ऊपर से कहाँ से डाला जाता है? दोस्तों इसके लिए आपको मेन टैंक के साथ में एक छोटा टैंक आपको दिया जाता है, जिसे हम कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजर्वेटर टैंक कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कंजर्वेटर टैंक कहते हैं, ठीक है। जो कि मेन टैंक के ऊपर एक पाइप के मध्य आपको एक कंजर्वेटर टैंक देखने को मिल सकता है, कनेक्ट होता है कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। अब हम उसमें ऑयल का आधे स्तर तक भरते, कहां तक भरते उसे? आधा कंजर्वेटिव टैंक को हम ऑयल को आधा भरते। आधा क्यों भरते हैं दोस्तों? जब हमारा ये जो मेन टैंक होता है जब ओवरहीट होता है, यानी जब ऊष्मा उत्पन्न होती है, उससे क्या होता है कि भाप, ऑयल से क्या होता है, भाप निकलती है। जब हमारी भाप निकलती है तो वो ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, जो हमारी जो पाइप लगी हुई है उसके माध्यम से कंजर्वेटर के अंदर वो भाप ऊपर जाती है। यदि जब कंजर्वेटर पूरा कंप्लीट भरा होगा तो उसके अंदर भाप नहीं जाएगी, और जब तक उसके अंदर भाप नहीं जाएगी तो हमारा टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, तो हमारे क्या होता है, ट्रांसफार्मर विस्फोट होने की आशंका रहती है। इसीलिए कंजर्वेटर को आधा भरा जाता है। कहां पर कितना भरा जाता है? कंजर्वेटर को आधा स्तर तक भरा जाता है, ठीक है, जिससे कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है ट्रांसफार्मर में से, तो उसको जगह देने के लिए आधा भरा जाता है। जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उस आधा भरा हुआ है वहां पर आपको उसका ऊष्मा आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब ऊष्मा उत्पन्न होती है, जब हीट गर्म होता है, उसके बाद ठंडा होता है, वापस अपने स्तर को नीचे ले लिया जाता है, ठीक। उसके बाद वापस से वो कंजर्वेटर का लेवल होता है वो वापस से आधा आ जाता है। अब कंजर्वेटर का लेवल जब हमारा आधा आता है, कंजर्वेटर का लेवल जब हमारा आधा वापस से नीचे आता था, उसके ऊपर एक जगह बच जाती है, जगह वापस से बन जाती है, ठीक। यानी जो हमारा ऑयल होता है, ऑयल हमारा आधा भरा होता है, यदि ऊष्मा कारण से ऑयल ऊपर उठा है, वापस से ऑयल ठंडा होकर वापस मेन टैंक के अंदर जाएगा, तो हमारे ऊपर क्या होता है कि ऊपर से वापस से जगह बन जाती है। उस जगह को अगर हमारी जगह उत्पन्न हो गई, अगर वो जगह हमारे मेन टैंक में चली गई तो वो ईडी करंट लॉस हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि कंजर्वेटर के अंदर आधा स्तर तक उस ऑयल को भरते हैं। यदि हमारे मेन टैंक में यदि कोई ऑयल की कमी हो जाती है तो वो आधा स्तर से भरा हुआ जो कंजर्वेटर होता है जिसमें ऑयल भरा होता है आधा स्तर तक, वो ऑटोमेटिकली अपने ट्रांसफार्मर नीचे वाले टैंक में भर देता है, जो कि उसमें खाली जगह नहीं रहे और नहीं उसमें ईडी लॉस उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद जब कंजर्वेटर से खाली स्थान वापस से नीचे की ओर आपको देखने को मिलती है, तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं नली इस तरफ से लगी हुई नली है, इसके अंदर ब्रीदर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? ब्रीदर लगाया जाता है। क्योंकि ब्रीदर जब लगाया जाता है, ब्रीदर क्या कार्य करता है, जो भी हमारी नमी होती है, जो भी हमारी वायु होती है, ठीक है, जो भी हमारी वायु होती है उसको रोकने का कार्य करती है, उसको रोकने का कार्य करती है। यदि जब हमारा गैप होता है, जब हमारा क्या होता है, गैप होता है, उसको उसमें वायु न आने के लिए हम ब्रीदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ब्रीदर का। ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल लगाई जाती है। सिलिका जेल में कुछ कण होते हैं, वो क्या होते हैं, वायु को सोख लेती है। इसलिए वायु जब वो सोख लेती है तो अंदर हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर वायु नहीं जाती है। जब तक वायु नहीं जाएगी तो हमारे ट्रांसफार्मर सेफ रहेगा और उसमें ईडी लॉस उत्पन्न भी नहीं, ईडी करंट लॉस भी उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है।
है। उसके बाद तो आप ये देख सकते हो कि जो कंजर्वेटर होता है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाए। कंजर्वेटर के साथ में सिलिका जेल ब्रीदर लगाया जाता है, जिससे कि जो नमी होती है, जो वायु होती है, उसे रोकने का कार्य करती है। ठीक है। इसके बाद आपको पता है दोस्तों, जो कंजर्वेटर होता है उसके ऊपर यहाँ पर एक निफिल लगाई जाती है, जिससे कि हम ऑयल को डाल सकते हैं। ठीक। और कंजर्वेटर के यहाँ इस तरफ आपको एक गेज, जो ऑयल गेज नापने के लिए आपको वहां पर ऑयल गेज रखा जाता है, जिससे कि ऑयल के स्तर को आप चेक कर सकते हैं कितना ऑयल इसमें अभी है। ठीक है। यदि कम ज्यादा हो तो आप उसका अनुमान लगा, इसके लिए ऑयल गेज लगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताना चाहिए, जो कंजर्वेटर होता है और हमारा जो मेन टैंक होता है, कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में आपको एक रिले मिलती है। ठीक है। वो रिले का कार्य क्या होता है, रिले का नाम क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो रिले होता है उसका नाम होता है बीकोलज रिले। क्या होता है? बीकोलज रिले। ठीक है। जिसे हम बीकोलज रिले भी कहते हैं, बहुत सारे बीकोलज रिले। ठीक है। उसका क्या कार्य होता है, जब हमारा टेम्परेचर, जब हमारा ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, उस समय क्या करता है कि हमारा ट्रांसफार्मर की रिले होती है, उसकी रिले का स्विच क्या होता है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। उसका जो स्विच होता है, जो मेन टैंक के साथ अटैच होता है, जब मेन टैंक के साथ अटैच होता है, जिस समय हमारा ऑयल है, जो टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर होता है हाई हो जाता है, उसका अंदर जब भी ऊपर होता है हमारा, तो वो क्या होता है कि जो रिले का स्विच है, जो स्विच ऊपर उठने से क्या, रिले का स्विच है ऑफ हो जाता है। ऑफ होने से क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है। बंद होने के बाद क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसके कारण से हमारा ट्रांसफार्मर बच जाता है, नुकसान नहीं होता ट्रांसफार्मर। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, जो ट्रांसफार्मर के इस तरफ आपको एक डाटा प्लेट मिलती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर के ऊपर आपको एक डाटा प्लेट मिलती है, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर की सभी तरह की जानकारी वहां पर आपको दी जाती है। ट्रांसफार्मर कितने किलोवाट का है, कितना एम्पियर का है, कितना क्या है, कितना कुछ है, हर चीज जानकारी आपको उसमें देखने को मिल सकती है डाटा प्लेट के अंदर। ट्रांसफार्मर के बारे में, कितने वोल्टेज लेता है, कितने आउटपुट में देता है, सब चीज आपको उसमें देखने को मिल सकती है डाटा प्लेट के अंदर। ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि जो ये हमारा एक्सप्लोजर वेट, जो एक्सप्लोजर वेट आप देख सकते हैं, ये वाला एक्सप्लोजर वेट ये क्यों लगाया जाता है दोस्तों? ये जो होता है मेन टैंक के साथ अटैच होता है। जब हमारा ट्रांसफार्मर हाई लेवल उत्पन्न हो जाता है, हाई लेवल पर ऊष्मा उत्पन्न, हाई हीट, बहुत ज्यादा हीट होने लग जाता है, जिससे कि हमारा कंजर्वेटर होता है वो भी हाई हो जाता है, उसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है। उसके बाद हमारा टेम्परेचर और ज्यादा हाई हो जाता है। हमारी रीले होती है, रीले भी काम करना यदि बंद कर देती, कभी कभार खराब हो जाती, उस समय ये जो एक्सप्लोजर वेल्व होता है, इसका हम कार्य करते हैं। इसका जो कार्य होता है उसके बाद ये कार्य चालू करता है। इसके पीछे आप देख सकते हो ये ढक्कन होता है। ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल धातु का बना होता है, कमजोर धातु का बना होता है, ढक्कन होता है। जब हमारी हीट उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस समय कंजर्वेटर भी अपना साह छोड़ जाता है और मेन टैंक भी अपना साह छोड़ जाता है। यदि इसकी हीट, इसकी ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी तो ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर विस्फोट होने का भय होता है। उसी को रोकने के लिए ये हमारा एक्सप्लोजन वेल्व लगाया जाता है, जिसके बाद क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है, सब कुछ उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होती है, फिर वो बाहर निकलने के लिए क्या करता है कि फिर इस पाइप यानी जो हमारे एक्सप्लोजर वेट है उसके अंदर जाता है। उसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो नॉर्मल ही धातु का लगा होता है, वो क्या टूट जाता है, धातु का होता है क्या टूट जाता है। उसके बाद जो भी हमारा ऊष्मा कुछ ऑयल होता है वो बाहर आ जाता है, जिससे कि हमारे ट्रांसफार्मर होता है वो बच जाता है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अर्थिंग के बारे में। आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर का यहाँ पर आपको अर्थिंग देखने को मिलती है। अर्थिंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है। जिससे कि ट्रांसफार्मर में किसी तरह का भय नहीं हो, करंट नहीं आए, इसलिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। इसके बाद होता है मेन काम होता है कि टर्मिनल यानी इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बारे में। दोस्तों इनपुट और आउटपुट टर्मिनल होता है जो हमारे इनपुट सप्लाई होती है उसको लेता है, उसके बाद जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिवाइंडिंग में होता हुआ वो फिर हमारे आउटपुट टर्मिनल से हमारे घरों में जाती, इसी को हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम बात करने वाले दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी अन्योन्यक प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉयल लगा हुआ था नीचे से,
वाइल कहते हैं। यदि ऑयल हमारा घाटा हो जाता है, उसको चेंज करना होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ट्रांसफार्मर होता है उसे हम उल्टा करके निकालना पड़ता है। इसी तरह से न करने के लिए हमारे को यहाँ पर एक वॉल दिया जाता है, जिससे कि हम ट्रांसफार्मर लगा हुए जो भरा हुआ तो ऑयल होता है उसे बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको ये जानकारी और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की नई जानकारी आपको अपने मोबाइल फोन स्क्रीन पे मिल जाएगी। अब हम डेली ही आपको इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचाता रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों मित्रों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से मुलाकात करूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।